शंकर जैसे पीती है दुनिया के दुख, शंकर जैसे पीती है दुनिया के दुख, तब जाकर एक नारी नारी बनती है। नारी होना अपने आप में एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है। अर्धनारेश्वर जैसे बोला गया कि नर के बिना नारी और नारी के बिना नर अधूरे हैं, ये हमारे शिव भी सिखाते हैं। सभी से जीत जाती है, स्वयं से हार जाती है। नारी होती नर की शक्ति, होती है वो घर की शक्ति, दुर्गा चंडी रूप में हो तो दुख हर बनती हर की शक्ति। वो हिम्मत ही नहीं कर पा रही हो उस बेड़ी को तोड़ करके बाहर निकलने की। कि शेरनी से भी बढ़कर सवाई बनो, छोड़कर अब इकाई दहाई बनो, प्रेमियों के लिए तुम बनो राधिका, प्रेमियों के लिए तुम बनो राधिका, बैरियों के लिए लक्ष्मीबाई बनो। आंसू दिखाने का वक्त नहीं है, नुमाया करने का वक्त नहीं है, उन आंसुओं को एक शक्ति बनाने का वक्त है। पुरुषों के बराबर महिलाएं खड़ी हैं, लड़कियां खड़ी हैं, बल्कि कुछ फील्ड में तो पुरुषों से बेहतर काम कर रही हैं। वो भी बहुत प्रगति पर हैं और वहाँ पर भी बहुत बदलाव आ चुके हैं। मेरे 2 भाई थे, उनको MBA कराया गया, ये सब चीज़ें हुई, लेकिन मेरी दादी जो थी वो मैं गोरखपुर की हूँ, वो मुझे लखनऊ कोचिंग करने नहीं भेजी। घर से बाहर निकलना ये शायद छोटी चुनौती है, बट एक महिला को मंच पर जाकर श्रृंगार पढ़ना, प्यार मोहब्बत के बारे में बात करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मुझसे बोला गया कि नोक-झोंक किया जाएगा। नोक-झोंक मतलब नोक-झोंक द्विअर्थी वाले। मैंने मना किया कि मैं नहीं करूँगी। संचालक महोदय बोले अरे चलता है। मैंने बोला मैं नहीं करूँगी। हम जाते हैं मंच पर, कविता पाठ करते हैं, बहुत खूबसूरती से जाते हैं, ड्रेसअप होकर जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। पर्स उठाया, मंच से उतरी, सबको लगा मैं वॉशरूम वगैरह जा रही, अपनी गाड़ी में बैठी, बिना कुछ बोले अपने घर निकल गई। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि सशक्त होते ही महिला का रूप अलग हो जाता है। हम महिलाएं कभी कभी प्रेम में पड़ के इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो मार, गाली, घर में कैद, अपने माँ बाप को छोड़ना, अपने लाइफ को छोड़ना। आप उससे प्रेम करिए ना, मैं सब त्याग दूंगी। क्या आप मानते हैं कि अच्छा लिखने के लिए क्या बुनियादी शर्त होनी चाहिए? मन आंगन की रंगोली में चटक रंग तुमको भरने हैं, यह अनुग्रह स्वीकार करो तो स्वागत है मेरे जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स। मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के सशक्तिकरण पर बहुत बात होती है, कई जगह कार्यक्रम होते हैं। ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी महिलाओं से बात करें, उनकी निजी और पेशेवर ज़िंदगी में वो कैसे तालमेल बैठाती हैं। अलग अलग फील्ड की तमाम महिलाओं से एक बातचीत का सिलसिला शुरू किया है। उसके तहत हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। मुस्कान शर्मा कवित्री हैं, हिंदी मंच का जाना पहचाना नाम है, और हमारे दूसरी तरफ नंदिनी श्रीवास्तव हैं, ये भी कवित्री हैं, जाना पहचाना नाम है। इनकी एक किताब भी आ चुकी है और दोनों ही कवित्रियाँ मंच पर अच्छा पढ़ती हैं, और ना सिर्फ अच्छा पढ़ती हैं बल्कि कई बार महफिल भी लूट लेती हैं। बातचीत की शुरुआत मुस्कान जी आपसे करूँगा। घर की जिम्मेदारियाँ और फिर बाहर के कार्यक्रम भी अटेंड करती हैं आप, कैसे तालमेल बिठाती हैं और कितना मुश्किल होता है ये? बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। कि मुश्किल क्या, एक मुझे लगता है महिला के लिए सब कुछ आसान होता है और बहुत खूबसूरती से वो हर चीज़ निभाती है, चाहे वो बाहर की जिम्मेदारी हो या घर की जिम्मेदारी हो। और जब बाहर जाना होता है तो उसे पूरा अरेंज करके जाना पड़ता है, बच्चों का, घर का, सास भी होती हैं, पूरा परिवार होता है, पति भी होते हैं, तो सबको पूरा अरेंज करके जाना पड़ता है। तो एक लक्ष्मीबाई की भूमिका निभानी पड़ती है। उसमें एक ऐसी भूमिका निभानी पड़ती है जहाँ पर सब सकारात्मकता हो और सकारात्मक होकर उसे सारी चीज़ें निभानी पड़ती हैं। एक मुक्तक है मेरा, इसी विषय में बताती हूँ कि पहले सुख दुख की अधिकारी बनती है। पहले सुख दुख की अधिकारी बनती है। पहले सुख दुख की अधिकारी बनती है, फिर ममता की एक पुजारी बनती है। शंकर जैसे पीती है दुनिया के दुख, शंकर जैसे पीती है दुनिया के दुख, तब जाकर एक नारी नारी बनती है। तब जाकर एक नारी बनती है। और 2 पंक्तियां और हैं कि बहुत खूबसूरती से मैंने कहा है कि वो निभाती है हर रिश्ते को, कि मुस्काकर दर्द भुला देती है, मुस्काकर दर्द भुला देती है, रिश्तों में बन जाती है। कहते हैं नारी ही घर को असली स्वर्ग बनाती है। वाह, नारी ही घर को असली स्वर्ग बनाती है। नंदिनी जी, वही सवाल आपसे है, कितना मुश्किल होता है तालमेल बैठाना, गृहस्थ जीवन में रहते हुए बाहर जाना, प्रोग्राम अटेंड करना, बहुत सारी जिम्मेदारियों के बीच में कैसे तालमेल बैठाती हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार हम दोनों को यहाँ बुलाने के लिए, न्यूज़ कॉरिडोर का। जैसा कि मुस्कान ने कहा कि हाँ, एक चुनौती होती है, जैसे नारी होना अपने आप में एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है।
और वो नारी जो घर भी देख रही है, बाहर भी देख रही है, और फिर हमारे जैसे क्षेत्र की नारियां जिनको अपने आप को प्रस्तुति देना है, प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं कि लोअर टी शर्ट डालना है, घर में चूल्हे में खाना बनाना है, लोअर टी शर्ट डाल के निकल जाना है। हमें मंच की मर्यादा का भी मान रखना है, हमें अपने आप को कविताओं से भी प्रस्तुत करना है, हमें अपने आप को भी अपने जेस्चर पोस्चर से भी प्रस्तुत करना है। तो हाँ, कठिन होता है, लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि कोई भी नारी, चाहे वो पत्नी हो, बेटी हो, माँ हो या सहचरी हो, वो बिना पुरुष के जो उसको उसका साथ मिलती है, जो कंपैटिबिलिटी उसको पुरुष की मिलती है, उसके बिना वो अक्षम है किसी कार्य को करने के लिए। ऐसा नहीं है वो करती है, उसके बिना भी करती है, लेकिन वो चुनौतियाँ इतनी नहीं होती है। हाँ, आपके घर में आपके पति, आपके ससुर, आपके पिता, आपके भाई, जिनके साथ भी आप रह रहे हैं, वो अगर आपको समझते हैं, आपके साथ हेल्प करते हैं कि चलो रोटी तुम बना दो, सब्जी मैं चला दूंगा, तो कोई मुश्किल नहीं है तो निकलना। अलग बात होती है। एक सवाल ये भी है, जैसा नंदिनी ने जिक्र किया, पति या पार्टनर का सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप क्या मानते हैं? मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूँ नंदिनी जी की बात पर कि अगर परिवार का साथ होता है तो नारी आकाश छू सकती है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पर परिवार के साथ के बिना नारी चलती हो या फिर सशक्त होकर। देखिए, नारी आज ऐसा नहीं है कि एक अबला है, नारी बहुत सबल है। आज वो रोती नहीं है नारी कि मुझे एक पैसे की ज़रूरत है या मुझे यहाँ निकलने के लिए इतनी परमिशन उन्हें मिलती है, क्योंकि पता है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मैं शिव की बात करती हूँ, ये आज से नहीं, तब से है जब शिव थे। जब शिव तो खैर पूरे हमारे हर कण कण में हैं। तो मैं तब की बात करती हूँ कि जब हमारी गौरा माँ शिव के अंदर हुई तो एक ऐसा रूप बना जहाँ नर और नारी एक हो गई। अर्धनारेश्वर जिसे बोला गया कि नर के बिना नारी और नारी के बिना नर अधूरे हैं। ये हमारे शिव भी सिखाते हैं, हमारी शक्ति भी सिखाती हैं। और मैंने 4 पंक्तियाँ इस पर भी लिखी हैं कि नारी के बिना नर क्या हैं, अधूरे हैं। और नारी के बिना सुनाइए कि नारी होती नर की शक्ति, नारी होती नर की शक्ति, होती है वो घर की शक्ति। नारी होती नर की शक्ति, होती है वो घर की शक्ति। दुर्गा चंडी रूप में हो तो दुख हर बनती हर की शक्ति। वाह वाह वाह, क्या बात है। बड़ा अच्छा लिखा और सच्चा भी लिखा। इसी तरह कुछ? हाँ, 4 पंक्तियाँ ऐसे ही कुछ भी, ये मेरी पुस्तक से है, मुझे कंठस्थ नहीं है। जी प्लीज सुनाइए। कि नारी क्या क्या होती है, कि सभी से जीत जाती है, स्वयं से हार जाती है। सभी से जीत जाती है, स्वयं से हार जाती है। कभी चुपचाप रोती है, कभी वो खिलखिलाती है, और बड़ी हैरान होकर सोचती है रूप अपने वो। बड़ी हैरान होकर सोचती है रूप सब अपने, लिया है जन्म नारी का तो हर एक रिश्ता निभाती है। और बिना हर एक रिश्ता निभाए, बिना हर एक रिश्ते को की मर्म को पहचाने, बिना हर एक रिश्ते को निभाए, हर एक रिश्ते की जिम्मेदारी को उठाए, संभव नहीं है कि वो बाहर निकल जाए। संभव है उसका निकलना, लेकिन एक सबसे बड़ी एक चैलेंज, एक चुनौती आती है कि हम परिवार की, क्वेश्चन आपका था, प्रश्न था कि परिवार के साथ, तो बिना परिवार के आप हैं तो आप छोड़ दीजिए, निकल जाइए। लेकिन अगर आप परिवार के साथ हैं तो बहुत कुछ आपको एडजस्ट करना है, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। आपकी 60% चुनौतियाँ आपकी हैं, 40% बाकी घर वालों की हैं। मेरे ख्याल से मुस्कान जी भी सहमत होंगी। बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात कही मुस्कान ने कि नारी अब अबला नहीं है, सबला हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि आज भी हिंदुस्तान में जो ग्रामीण महिलाएं हैं, गांव के परिवेश में जीवन गुजार रही हैं, रह रही हैं, उनको उतनी आज़ादी नहीं मिलती परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, और उनका जो टैलेंट होता है, जो हुनर होता है, उसको वो एक आकार भी नहीं दे पाते। उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए हाँ, हमारी पूरी संवेदनाएं हैं उनके लिए कि अगर सिर्फ समाज ने, देश ने, दुनिया ने, प्रकृति ने शिव शक्ति की बात की, मुस्कान जी ने, हमारे धर्म ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने कहीं भी ये लिखा नहीं है, कहीं भी ये जिक्र नहीं है इस बात का कि सिर्फ पुरुषों को ही अधिकार है घर से बाहर निकल करके कार्य करने का। वो अधिकार तो नारियों को भी है, और एक अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ वो अपने अधिकार को निभाना जानती हैं, उनके अंदर ये शक्ति है। अब वो अगर नहीं निकल पा रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं उनके परिवार की सोच भी हो सकती है, या फिर ऐसा होता है कि वो हिम्मत ही नहीं कर पा रही हों उस बेड़ी को तोड़ करके बाहर निकलने की। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फ़िलहाल तो मेरी संवेदना ही उनके साथ हो सकती है, और एक संदेश भी हो सकता है कि घर के लोगों को समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
प्रयास से, समझाने से बहुत सारी बातें बनती है। और आंसू दिखाने का वक्त नहीं है, नुमाया करने का वक्त नहीं है, उन आंसुओं को एक शक्ति बनाने का वक्त है। ये अलग ही सदी है नारियों की। आंसुओं को एक शक्ति बनाने का वक्त है, आप भी मानते हैं कि अब यही वक्त है? और वैसे वाकई देखिए, आप हर फील्ड में पुरुषों के बराबर महिलाएं खड़ी हैं, लड़कियां खड़ी हैं, बल्कि कुछ फील्ड में तो पुरुषों से बेहतर काम कर रही हैं। बिल्कुल बेहतर कर रही हैं। और अभी आपने गांव की बात की, तो मुझे लगता है कि गांव का भी अब वो हालात नहीं रहे कि नारी दबकर रह रही है, कि वो घूंघट में इतना रह रही है कि उसकी शक्ल को पहचाना नहीं जा रहा। पहले होता था कि इतने बड़े बड़े घूंघट होते थे कि हमें पता नहीं होता था कि नारी की शक्ल क्या है, हम उसे पहचान नहीं सकते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि गांव भी बहुत प्रगति पर हैं और वहाँ पर भी बहुत बदलाव आ चुके हैं। लेकिन अगर ऐसा भी कुछ है तो मेरी 4 पंक्तियाँ उन महिलाओं के लिए हैं, प्लीज़ सुनाइए। कि उन परिवारों के लिए भी हैं जो महिलाओं को अगर ऐसा रखते हैं। और मैं उन महिलाओं को अग्रसर करना चाहती हूँ कि वो भी अपनी शक्ति लाएं, शेरनी बने, लक्ष्मीबाई बने। तब मैं 4 पंक्तियाँ उनके लिए कहती हूँ कि शेरनी से भी बनकर सवाई बनो, शेरनी से भी बढ़कर सवाई बनो, छोड़कर अब इकाई दहाई बनो। अब शून्य बनने का समय नहीं है, उसको दहाई बनने का समय है। कि शेरनी से भी बढ़कर सवाई बनो, छोड़कर अब इकाई दहाई बनो, प्रेमियों के लिए तुम बनो राधिका, प्रेमियों के लिए तुम बनो राधिका, बैरियों के लिए लक्ष्मीबाई बनो। क्या बात है, बैरियों के लिए लक्ष्मीबाई बनो, बहुत खूब। नंदिनी, एक सवाल ये भी है कि अब एजुकेशन पर बहुत काम हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहले के ज़माने में लड़कों को पढ़ाने पर ज़्यादा जोर होता था, लड़कियों की शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। ये माना जाता था, समाज में एक रूढ़िवादी विचार था कि जल्दी शादी कर देंगे, चौका चूल्हा करेंगी। उस ब्रैकेट को अब तोड़ा गया है और टूट रहा है, लगातार टूट रहा है। आपको लगता है कि एजुकेशन एक बड़ा माध्यम है लड़कियों के आगे बढ़ने के लिए? निस्संदेह बहुत बड़ा माध्यम है। और ये बैरिकेड आज नहीं तोड़ा गया है, हमारे और मुस्कान के समय से ये बैरिकेशन टूटा हुआ है। अगर नहीं होता तो शायद मैं और मुस्कान जी आज इस स्टूडियो में बैठ करके आपको ये साक्षात्कार नहीं देंगे होते। लेकिन निस्संदेह पहले क्या होता था कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परिस्थितियाँ इसकी ज़िम्मेदार हैं। पहले क्या होता था कि 5-6 बच्चे हुआ करते थे, उसमें 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। एक सीमित सी आय होती थी माँ बाप की, 15,000 10,000 की तनख्वाह मिला करती थी। मैं आज से 30 साल 35 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब हम मतलब 4-5 कक्षा में, 2-4 कक्षा में पढ़ते, तो माता पिता का भी माइंडसेट यही होता था कि सेवा तो बुजुर्गी में बेटा ही करेगा, बेटी को तो हम ब्याह देंगे, तो पढ़ाई के लिए बेटे के पैसा इकट्ठा करो और बेटी को ब्याह करने के लिए पैसा करो। अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। जैसे मेरी एक बेटी है, मैं उसको बेंगलोर भेज रही हूँ, आंकड़े भेजती हूँ, वो पढ़ी है, वहाँ पे पढ़ रही है। आंकड़े देना तो यहाँ शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन शायद माँ बाप भी एक बेटे को पढ़ाने के लिए भी उतनी हिम्मत नहीं कर पाएंगे, उतने लाख नहीं खर्च कर पाएंगे जितना हम ग्रेजुएशन में उसके लिए कर रहे हैं। तो हम सिर्फ बैरिकेशन को सिर्फ स्त्री या पुरुष का माइंडसेट नहीं मान सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों से एकत्रित होकर ये बैरिकेशन खुली हैं। अब देखिए क्या है, लोग निकल गए, 1-1.5 लाख रुपए सैलरी बहुत कॉमन सी बात है। एजुकेशन लोन मिल रहा है, लड़कियां भी पढ़ने में सक्षम है। मैं आपको बताऊं, मैं बीएससी करी थी, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे 2 भाई थे, उनको MBA कराया गया, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन मेरी दादी जो थी वो मैं गोरखपुर की हूँ, वो मुझे लखनऊ कोचिंग करने नहीं भेजी। उनको एक डर था, हम नाई जाए देव तू के लखनऊ, हम गोरखपुर से, वो भोजपुरी। कविता पढ़ने का शौक़ था, गोरखपुर में बहुत कविताएं, बहुत साहित्यिक क्षेत्र है वो, तो फिलहाल गोरखपुरी का क्षेत्र है। हमहू पढ़ब कविता, ससुरे जइहा तो पढ़िया। तो ये चीज़ें, मैं इन सब चीज़ों से उभर करके आगे आई हूँ। तो एजुकेशन तो निस्संदेह एक बहुत बड़ा कारण है। और जो फिनेंशियल डेवलपमेंट आजकल माँओं की हो गई है ना, जो इस्टेब्लिशमेंट की माएँ भी अब कमा रही हैं, पिताओं का भी वो गांव छोड़ के शहर में आके बस गए हैं, तो वो भी देख रहे हैं जो माइंडसेट जो चेंज हुआ है, वो जो नैरेटिव जो चेंज हुआ है, उसका भी बहुत असर है कि लड़कियां आज जो है वो बैरियर्स को तोड़ करके और कल्पना चावला और बाकी सारी चीज़ें बन गई हैं। कितनी सारी लड़कियां ओलंपिक में जाती हैं, बिल्कुल, गोल्ड मेडल और बड़े बड़े मेडल्स जब वो जीत के लाती हैं तो सारे भारतीयों की, पूरे देश का सीना चौड़ा होता है गर्व से। मनु भाकर का ताज़ा एग्जाम्पल सबके सामने है। सही कह रही हैं नंदिनी, क्योंकि जो नैरेटिव चेंज हो रहा है बदलते वक्त के साथ,
लेकिन कभी आपको लगा कि आप जो रास्ता पकड़ना चाह रही हैं, मंच पे जाना चाहती हैं, लेखन कार्य जारी रखना चाहती हैं, कविताएं लिखना चाहती हैं, आपको कभी लगा हो कि बड़ा मुश्किल है, या कोई चुनौती आपके सामने ऐसी थी कभी? देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है एक महिला के लिए। घर से बाहर निकलना ये शायद छोटी चुनौती है, बट एक महिला को मंच पर जाकर श्रृंगार पढ़ना, प्यार मोहब्बत के बारे में बात करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। श्रृंगार करके श्रृंगार पढ़ना ये बड़ी सबसे बड़ी चुनौती है। और बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लिखती थी कॉलेज टाइम से, जब मैं बीए कर रही थी हिंदी में, हिंदी इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने बीए की थी। और उसमें जब मैं पढ़ रही थी तो हमारी एक टीचर थी जो आकर रोज़ हमें कविता सुनाया करती थी, जहाँ मुझे मोटिवेशन मिला कि कुछ लिखना चाहिए। एक मन में भाव आए, वो भाव अवतरित होने शुरू हुए, उजागर होने शुरू हुए, उसने कविता का रूप लिया। तुकांत लिखने लगी, फिर तुकांत लिखने लगी। बट ये होता था कि पापा के सामने कैसे उसे पेश किया जाए, कि पापा कहेंगे यार ये तो मेरी लड़की बिगड़ गई। तो उसको हम क्या करते थे, लिख लिख कर डायरी को रख देते थे छुपा कर, कि अरे पापा के सामने पापा तो कहेंगे हमारी लड़की बिगड़ गई और हम पढ़ नहीं पाएंगे आगे। तो ये डर था, एक डायरिया सहेज के रखते गए। फिर शादी हुई, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग भी की और काफ़ी कुछ डिग्रीज़ हैं, मेड है, बीएड है, तो काफ़ी डिग्रीज़ हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि अब शादी हुई, अब क्या किया जाए। एक और चुनौती सामने आई, और परिवार था, पूरा परिवार, सास ससुर देवर नंद वगैरह सभी। तो एक चुनौती थी कि या आप जॉब करें या परिवार संभालें। तो पति परमेश्वर और शुरू का प्यार, सर्वस्व समर्पण वाली भावना। मैं हमेशा कहती हूँ कि सर्वस्व समर्पण की जब भावना आती है तो आप सब कुछ छोड़ देते हैं। फिर वही चुनौती हुई और छोड़ दिया सब कुछ और परिवार में लग गए। फिर धीरे धीरे फिर स्थितियाँ चेंज हुई, जब पतिदेव को लगा कि हाँ नहीं, इसमें कुछ टैलेंट है। फिर हमारे पतिदेव ने कहा कि नहीं, अब तुम इसे करो, तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, तुमने बहुत अच्छे से जिम्मेदारियां निभाई हैं, अब एक ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें आगे लेकर जाना है। और मैं उसे वही कहती कि बिना पति के, बिना परिवार के आप जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। देखिए, ये कहना पति का कि अब मेरी जिम्मेदारी है कि आप आगे जाएं, आपको मदद करूं, सहयोग करूं, ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और मैं सच में कह रही हूँ कि वो मुझे साथ देते हैं, तभी मैं शायद इस ऊंचाइयों पर जा रही हूँ। और मैं हैट्स ऑफ करती हूँ, थैंक यू सो मच बोलती हूँ अपने हस्बैंड को, अपने पतिदेव को इस मंच से, कि हमेशा वो मेरा साथ देते रहे, मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ। नंदिनी, आप दोनों पहले गृहिणी हैं, उसके बाद एक कह पेशेवर कलाकार भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, मंच पे जाती हैं। कैसी दिक्कतें होती हैं जब आप पुरुष कवियों के बीच में जाती हैं बतौर महिला कवित्री, कि वहाँ कोई अंतर दिखता है मंच पर? चाहे वो मेहनताना का मामला हो, चाहे कितनी देर किसको पढ़ना है इसका मामला हो, उनके नज़रिए में कोई फ़र्क होता है? देखिए, 10 वर्षों से मैं मंचों पे हूँ और करीब करीब भारत के सारे सरकारी गैर सरकारी मंचों को पढ़ ही चुकी हूँ, 12-13 स्टेट्स भी घूम चुकी हूँ। मैं निजी रूप में अगर कहूँ तो सम्मान ही ज़्यादा मिलता है। देखिए, हम अंदर में किसी के मन में क्या चल रहा है, भीतर में क्या चल रहा है, हम परम ज्ञानी तो है नहीं कि हम उसको जान पाएंगे। हम तो उसका बाह्य व्यवहार, जो बाहरी व्यवहार है, तो उसमें तो मुझे लगता है कि अगर मैं फ़्लाइट से उतर रही हूँ तो कवि से पहले कवित्री के लिए गाड़ी पहुँचती है। कवियों को, 2 कवियों को एक साथ रूम दे दिया जाता है, लेकिन कवित्रियों को लगता है कि नहीं, उनको थोड़ा सा एक चाहिए, तो उनको फर्स्ट फ्लोर पे दिया जाता है रूम, कि लिफ्ट नहीं, आप साड़ी पहन के सेकंड फ्लोर से किससे नीचे आएंगी। मेहनताना की बात मैं इसलिए नहीं कह सकती हूँ राघवेंद्र जी, क्यों से मैंने कभी किसी से पूछा नहीं तुमको कितना मिला, तुमको कितना मिला। तो हाँ, एक अलग तरीके की चैलेंज आती है, जो कि अभी मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में, एक टॉक शो में भी बताया था कि क्या होता है, कभी मेले ठेले का कार्यक्रम होता है, 7-8 कवि हैं, आप अकेली कवित्री हैं, आपको नेचर्स कॉल आई, या हम महिलाओं को एक अतिरिक्त समस्या होती है जो सब जानते हैं, उस समस्या से अगर आप गुजर रही हैं, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम किससे कहें कि हमें जाना है, हमें कुछ परिवर्तन करना है, हमें नेचर कॉल आ रही है, या ये एक अलग तरीके की समस्या है जो महिलाएं। लेकिन अब क्या है, अब चीज़ें खुल गई हैं, हमारे भी कुछ ऐसे मित्र हो जाते हैं साथ में 8-10 वर्ष साथ करते करते, जिनसे हम कुछ चीज़ें टेक्स्ट करके शेयर कर लेते हैं कि नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ दोयम व्यवहार हो रहा है कवित्रियों के साथ, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। अच्छी बात है, दोयम व्यवहार होना भी नहीं चाहिए। एक सवाल मुस्कान आपसे ये है कि जो मैंने नंदिनी से पूछा था, कभी महसूस हुआ कि पुरुष कवियों को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है मंच पे?
महिला कवित्रियों को कम तरजीह दी जा रही है, या मेहनताने में कोई दोयम व्यवहार किया जा रहा है? कोई पैरामीटर दो तरह के हैं? नहीं, बिल्कुल मेहनताने की बात तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हम किसी से पूछते नहीं हैं। हमें सिर्फ अपने से मतलब होता है कि हमें जितना कहा गया है उतना मिल जाए। हम अपना लिफाफा देखते हैं, पूरी पेमेंट है, और लिफाफे को अपने पर्स में डालते हैं और आ जाते हैं। और उसके बाद सिर्फ मुझे जो एक कमी लगती है कि ये होती है कि मंच पर अगर 12 लोग हैं तो उसमें एक कवित्री होती है, 11 कवि होते हैं। ये लगता है, इसके लिए मैं फेसबुक पे भी कई बार कह देती हूँ कि भाई 8 की टीम है तो 2 कवित्री तो रखो तुम। 8 अगर हो, 6 कवि हो तो 2 कवित्री तो रखो। एक कवि, ये एक बड़ा कमी है, एक चैलेंज है। अगर 2 कवित्रियाँ रहे, जैसे 4-5 का है तो चलो 4 कवि है, 1 कवित्री है। लेकिन आप दूर यात्रा पे जा रहे हो, आप रात भर, सुबह 10 बजे मंच शुरू हो रहा है, सुबह 4 बजे तक कार्यक्रम कर रहे हो। एक महिला तो हो आपके साथ जिससे आप कह सको यार चलो बाथरूम चलना है, साथ में चलो, या मेरी साड़ी का पिन जरा पीछे से ठीक कर दो। बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसको हम कैमरे के सामने नहीं कह सकते। चाहिए होती है 2 कवित्रियाँ, तो कम से कम 2 कवित्रियाँ हों मंच पे। देखिए, आज महिला कंधे से कंधा मिलाकर हर फील्ड में चल रही है। अगर मुझे लगता है एक ऑफिस में अगर 50 पुरुष हैं तो मुझे लगता है 20-30 महिलाएं होती हैं वहाँ पर। तो ये कवि समाज ही ऐसा क्यों है कि 12 अगर मंच पर कवि कवित्रियाँ हैं तो एक कवित्री क्यों? मुझे लगता है कि कम से कम 60-40, 70-30 का रेशो तो होना चाहिए कि अगर 7 कवि हैं तो 3 कवित्रियाँ हों, 8 कवि हैं तो 2 कवित्रियाँ हों। इस टाइप से होना चाहिए ताकि कवित्रियाँ भी आगे बढ़ें। उसी एक, देखिए, महिला दिवस पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, महिलाओं को बढ़ाने के लिए हम खुद भी बढ़ सकते हैं। इस चीज़ के लिए हम महिलाओं को बढ़ाने के लिए ये काम भी कर सकते हैं कि हमारी जो कवित्री महिला हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। ऐसे एक जगह हम 2 या 3 कवित्रियाँ रखें जिससे महिला और सशक्त हो। और सशक्त होना भी चाहिए। मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं कि फ़र्क नहीं होना चाहिए, मंच पे नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ आप देखें, जब कोई महिला कवित्री श्रृंगार पढ़ती है, सामने बैठे श्रोता, एक माहौल बनता है, वो झूमते हैं। तो जब ये बात है तब आयोजकों को इस बात का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि महिला कवित्रियाँ भी अगर ज़्यादा हों, बल्कि मैं चाहूँगा कि पुरुषों से ज़्यादा हों, उससे अच्छा और क्या होगा? हाँ, कह सकते हैं कि पुरुषों से ज़्यादा हों, लेकिन ये प्रायोगिक नहीं है। क्योंकि अगर हम लिस्ट अभी बनाना शुरू करेंगे, आप पेन कॉपी उठाइए और लिस्ट बनाइए, तो अगर आप 50 कवियों की सूची बनाएंगे तो आपको 8-9 मेन स्ट्रीम की कवित्रियाँ आपको मिलेंगी। तो ज़्यादा का तो हम नहीं कर सकते। कवित्री सम्मेलन होता है, बहुत सारे ऐसे कवित्री सम्मेलन मैंने और मुस्कान जी ने साथ में मंच साझा किया है जहाँ पे सिर्फ कवित्रियाँ ही होती हैं। मैं आपको बताऊँ, एक कवित्री सम्मेलन था एक मेला का, करीब 9-10 कवित्रियाँ थीं। उसका संचालक पुरुष कवि को बनाया गया। मेरा सबसे पहला सवाल जो था वो यही था, क्या महिलाओं को संचालित नहीं कर सकती? महिलाओं के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए क्या किसी पुरुष की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत मज़ेदार बात है कि जिस तरह से हमें लगता है कि 10 कवियों में बैठकर एक महिला को कैसा लग रहा है, मुझे लगता है वो उस दिन उनको भी पता चला होगा कि 10 कवित्रियों में बैठकर एक कवि को कैसा लग रहा होगा। अच्छा, मैं आपके चैनल से एक बात और उठाना चाहूँगी कि कई बार हम मंच पर जाते हैं, बहुत खूबसूरती से हम लोगों को पेश किया जाता है, मतलब कि हम जाते हैं मंच पर कविता पाठ करते हैं, बहुत खूबसूरती से जाते हैं, ड्रेसअप होकर जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे हम किसी गाँव में गए, वहाँ पर महिला को सुनना तो है, लेकिन सुनने के लिए कोई महिला नहीं होती वहाँ पर। एक स्पेशल, मतलब आपको पटका पहनाने के लिए भी एक महिला को स्पेशल लाया जाता है किसी के घर से कि आप आएंगे और उनका स्वागत करेंगे। मैंने मंचों से भी कई बार ये कहा है कि अगर आप महिला को सुनना चाहते हैं तो सुनने के लिए भी महिलाएं हमें नीचे चाहिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और महिला, कम से कम उनको पता चल सके कि महिला के साथ कैसे व्यवहार कर रही है, महिला के लिए क्या कर रही है, क्या करना चाहती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। और महिला कैसे सोचती है, महिलाओं के हक हुकूक के लिए कैसे आवाज़ उठाती है, महिला अगर सुनेंगी तो उनके लिए बेहतर होगा, और ये होना भी चाहिए। नंदिनी, कोई, जैसे आपने कहा मेन स्ट्रीम कार्यक्रमों में मेन स्ट्रीम की कवित्रियाँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आजकल नई उम्र के बच्चे बहुत लिख रहे हैं, खूब सारा लिख रहे हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं कि अच्छा लिखने के लिए क्या बुनियादी शर्त होनी चाहिए? मुझे तो लगता है सबसे पहले आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा अच्छा लिखने के लिए। अच्छा, कविता जो है ना, कविता कल्पना और विचारों का तालमेल है। कल्पना, विचार, और तालमेल। तो आपको विचार और बिंब कहाँ से आएंगे जब तक आप पढ़ेंगे नहीं? जैसे क्या, एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, उदाहरण। जब हमारी माएँ थी तो रोटी दाल, चावल दाल रोटी सब्जी पकौड़ी छोला यही बनाना चाहती थी। फिर यूट्यूब का समय आया,
हमने यूट्यूब पे देखना सीखा, तो आज इतने तरीके के डिशेस हम बना सकते हैं और हमारी माएँ भी बना सकती हैं। तो वो क्या हुआ, हमें अनुभव हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पनीर से सिर्फ पनीर मटर ही नहीं बन सकते, बहुत सारी चीज़। तो उसी तरह जितना आप पढ़ेंगे, सबसे पहली शर्त तो है कि आपको पढ़ना है, और ज़रूरी कविता लिखने के लिए कविता पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है। आप कहानियाँ भी पढ़िए, उपन्यास भी पढ़िए, लेख पढ़िए, डॉक्यूमेंट्रीज पढ़िए। आपको जहाँ से कौन सा विचार कहाँ कौंध जाए और आपके शब्द में कविता का रूप आपके शब्द ले लें, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सुनना भी ज़रूरी है। सुनना मतलब ये नहीं कि आजकल कुछ भी चुटकुले सुना रहे हैं वो सुना। अच्छा सुनिए, आप सुनिए नीरज जी को, सुनिए संतोष आनंद जी को, सुनिए बद्रीनाथ मिश्र जी को, सुनिए शिवम अंबर जी को, सुनिए और भी आजकल की कवित्रियाँ हैं, कीर्ति काले जी हैं, उनको सुनिए, प्रमिला भारती जी को सुनिए। सुनिए अच्छे लोगों, अच्छा सुनेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा अपने आप उत्पन्न होगा, अपने आप स्प्रिंग आउट होगा, अच्छी कविता अपने आप स्प्रिंग आउट। आपको क्या लगता है कि नए बच्चों को जल्दी मौका नहीं मिलता? नए लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनको मंच पर जाने का मौका नहीं मिलता। साहित्य के क्षेत्र में भी क्या माफिया सक्रिय हैं? क्योंकि जो लोग अपने गुट के लोगों को जाते हैं कार्यक्रम में लेके, उन्हीं को रिपीट करना बार बार, हर जगह उन्हीं को ले जाना, वो भी बंधन टूटना चाहिए, पाबंदी टूटनी चाहिए, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत आपने ऐसा सवाल पूछा मुझसे कि बहुत कहते हैं ना कि युद्ध हो सकता है इस बात पर। ठीक है, इस बात पर सच में युद्ध हो सकता है कि हमारे है फील्ड में राजनीति भी है, और राजनीति बहुत बड़ी चीज़ है कि टीम्स बनी हुई हैं, और नए बच्चों को ले जाने की बात मैं करती हूँ। पहले अगर आपने कहा है तो मुझे लगता है नए बच्चों को ले जाने में कोई मना नहीं है। अगर आपके पास संयोजन है तो मुझे लगता है, अगर मेरे पास कोई संयोजन हो तो मैंने तो ये ठान रखा है कि मेरे मंच पर अगर मेरे पास संयोजन हो तो 2 नए बच्चे अच्छा लिखने वाले, सिर्फ भाव लिखने वाले नहीं। देखिए ज़रूरी होता है पहले भाव लिखना, और जैसे नंदिनी जी का नाम पढ़ना, बहर में लाना। अगर आप कहें कि हम लिखते हैं, बहर की क्या ज़रूरत है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बहर में लिखना, आप लिखिए, आप मन के भाव लिखिए, उड़ेलिए, बिल्कुल आप कॉपी पेन से लिखिए, कुछ भी लिखिए। लेकिन अगर आपको मंचों पर जाना है और अपने आप को प्रेजेंट करना है, कुछ सिखाना है, हम देखिए मंचों पर जाते हैं सिखाने के लिए। जो हम लिखते हैं उससे हम साथ चाहते हैं कि कहीं समाज में हम आईना बनकर उनको दिखा सकें कि हम क्या लिख रहे हैं, समाज के बारे में हम क्या जान रहे हैं। तो अगर बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं उनको कहूँगी, जैसे नंदिनी जी ने कहा, पढ़िए, बहर में आइए, लिखिए, और फिर मंच पर आने का सोचिए। आज बच्चे क्या करते हैं, 4 कविताएं लिखी, उनको मंच चाहिए होते हैं। हाँ, मतलब आपका इशारा है कि बच्चे भी जल्दबाजी करते हैं। क्राफ्ट सीखना चाहिए लिखने का, और क्राफ्टेड अगर आपकी पोइट्री होगी तो उसकी अलग धार होगी और एक मेयार भी अलग होगा, और वो असर भी छोड़ती है। नंदिनी, ये बताइए कि कोई ऐसा अनुभव, किसी कार्यक्रम में आप गई हों और आपने ये देखा हो कि हास्य और व्यंग के नाम पे लोग क्या पढ़ रहे हैं, और कहीं शर्मिंदगी हुई हो कि काश मैं इस मंच पर ना होती? क्योंकि आपने पहले जिक्र किया बातचीत में कि मंच की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए, हमको भी, सबको भी। लेकिन आजकल हास्य व्यंग के नाम पर, कॉमेडी के नाम पर कई बार बहुत स्तरहीन बातें की जाती हैं और बहुत कई बार फूहड़ बातें की जाती हैं, दुर्वर्थी बातें। तो उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, मेरा अनुभव है। अभी मैंने 2 दिन पहले ही फेसबुक पे किसी पोस्ट में ये टिप्पणी की थी। एक कार्यक्रम में मैं आमंत्रित थी, मैं अकेली कवित्री थी, 6-7 कवि थे, और मुझसे बोला गया कि नोक-झोंक किया जाएगा। नोक-झोंक मतलब नोक-झोंक द्विअर्थी वाले। मैंने मना किया कि मैं नहीं करूँगी। संचालक महोदय बोले, अरे चलता है चलता है। मैंने बोला मैं नहीं करूँगी। मंच सजा, मैं गई, और गुड़गांव की बात है, करीब 4-5 साल पहले की, कोरोना के पहले की बात है। मैं मंच पर वाणी वंदना करी, बैठी। 5 कवित्रियाँ जब होती हैं तो बीच में कवित्रियों को पढ़ाया जाता है। जैसे 5-7 की टीम हो और एक कवित्री हो तो उसको हमेशा बीच में पढ़ाया जाता है। तो ये कवि पढ़ रहे हैं मंच, और जो संचालक महोदय हैं वो मंच के दूसरे तरफ बैठे हैं, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, इसके बाद इनको बुलाऊंगा, ये मेरे प्रश्न होंगे, इसमें इनके जवाब दीजिएगा। मैंने लिखा मैं नोक-झोंक नहीं करूँगी। कहे अरे सब चलता है, जनता ताली नहीं उठाएगी। मैंने फ़ोन उठाया, पर्स में रखा, पर्स उठाया, मंच से उतरी, सबको लगा मैं वॉशरूम वगैरह जा रही हूँ, अपनी गाड़ी में बैठी, बिना कुछ बोले अपने घर निकल गई, और गाड़ी में बैठ के उनको मैसेज किया कि मैं नोक झोंक वाली कवित्री नहीं हूँ। मेरे शब्दों में, मेरे श्रृंगार में इतना असर है। और देखिए, जिसको आपको समझना होगा, जिसको आपको फॉलो करना होगा, जिसको आपको सुनना होगा,
वो आपको व्यवस्थित शब्दों में ही सुनेगा, आपको आत्मसात करेगा। अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, लाइमलाइट करने के लिए अव्यवस्थित शब्दों का प्रयोग क्यों करें? ये तो गाली हो गई। बिल्कुल सही बात है। क्यों इस्तेमाल किया जाए, वो भाषा क्यों इस्तेमाल की जाए, ये बड़ा सवाल है। आपके साथ कभी कुछ ऐसा अनुभव हुआ? जी बिल्कुल। ऐसा अनुभव एक्चुअली ये होता है कि कई बार हम फेसबुक पर जाते हैं या सोशल मीडिया पर कई बार जाते हैं, तो ऐसी अभद्र मतलब नोक झोंक करने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। संवाद कहते हैं उसको संवाद कहते हैं। वो भी लेकिन मर्यादा में हो। वो संवाद करती हूँ। संवाद है जैसे कभी कुछ बोल दिया, उसके जवाब में कुछ बोल दिया। एक शब्द मैंने आपसे कहा व्यवस्थित शब्द, व्यवस्था मतलब कि सुंदरता। आप शब्दों के मर्यादा को तो पालन रखिए। वो एक संवाद हो गया। वो तो कवित्रियां भी आपस में करती हैं, मैं मुस्कान भी कर सकती हूँ, आप भी, हम, ये संवाद ही तो है व्यवस्थित शब्दों का। वो उसकी लाज तो रखनी है आपको। आप अपने आप को महादेवी वर्मा के वंशज कहती हैं, आप अपने आप को सुमित्रा नंदन पंत के कुल का बताती हैं, और जब आप मंच पे उतरती हैं तो 25,000 रुपए के लिए आप द्व्यर्थी संवादों पर निकल आती हैं। आप बीए एमए की बात करने लगती हैं, आप दुनिया भर की बातें करती हैं। क्यों करती हैं भाई आप? वो बहुत अजीब सा लगता है सुनने में भी। बिल्कुल सुनने में। मुझे एक बार किसी संचालक ने कहा, मैं स्पष्ट जो शब्द थे वो बताती हूँ कि मुस्कान आप बहुत खूबसूरत हैं और लिखती भी अच्छा हैं, तो आप नोकझोंक क्यों नहीं करती? मैंने कहा नोकझोंक का मतलब बताएं आप। तो कह रहे कि मैं कुछ कहूँ और उस पर आप ऐसा कुछ कहें कि जो जनता को पसंद हो। मैंने कहा जनता को क्या पसंद है? जनता को तो मुजरा भी पसंद है। मैंने उसको यही वर्ड बोले। मैं कहा जनता को तो मुजरा भी पसंद है, तो हम कविताएं क्यों करते हैं? हम मुजरा भी करवा सकते हैं। यहाँ पर कविताएं करने के लिए बुलाया गया। फिर मैंने उसको जो जवाब दिया, मेरा जवाब ये था कि मैं मंच से वो कविता पढ़ना चाहती हूँ अगर मेरे घर के यूट्यूब खोले, मेरा बच्चा यूट्यूब खोले, मेरा बेटा यूट्यूब खोले, और वो अगर दोस्तों को दिखाए तो उस गर्वित होकर कह सके कि ये मेरी माँ ने पढ़ा है और आप सुनिए इसको। मैंने कहा अगर मैं ऐसे द्विअर्थी नोकझोंक करती हूँ तो मैं शायद अपने बेटे से आँख मिलाने लायक नहीं रहूँगी, अपने पति से आँख मिलाने लायक नहीं होंगी, अपने परिवार से आँख मिलाने लायक नहीं रहूँगी। तो मैंने उसको मना कर दिया। अच्छा किया, मना कर दिया। और जब आप इनकार करती हैं, ये भी क्रांति होती है। बिल्कुल क्रांति होती है। आपको लगता है कि गलत बात पर को बर्दाश्त कर लेना वो गलत होता है। गलत बात का आप विरोध करें, मौके पे करें और सामने करें, उसका एक सकारात्मक नतीजा दिखाई देता है। आखिरी दौर में हम हैं, तो एक सवाल हम ये मेरे जहन में कौंध रहा है कि महिला दिवस और कई बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे दुनिया भर में चर्चाएं होती हैं, कार्यक्रम होते हैं। महिलाएं कैसे आगे आएँ, कैसे मजबूत बने, उनकी भूमिका कैसे असरदार हो, इस पर तमाम गोष्ठियाँ, सम्मेलन होते हैं। आपको लगता है कि अब अलग से कोई डेडिकेटेड दिन की आवश्यकता है इस दिन की, या वाकई अब महिलाएं बैरिकेड भी तोड़ रही हैं और बहुत अच्छा भी कर रही हैं? और ये चर्चा अगर है भी, जो तबका चाहता है ये चर्चा हो, वो समय की पाबंदी में नहीं होनी चाहिए, एक दिन चर्चा नहीं होनी चाहिए, वो फिर लगातार चर्चा होनी चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि महिला दिवस एक नहीं होता, नारी दिवस एक नहीं होता। जैसे आजकल मनाते हैं, ये एक मोहब्बत दिवस है, एक ये दिवस है, ऐसे ही एक महिला दिवस मना देते हैं। हमारे भारत में कोई दिवस एक दिन के लिए कहते हैं ना कि उस पर डिपेंड नहीं होता। हमारा हर दिन एक नारी से शुरू होता है। हम जब उठते हैं, हम जब रसोई में जाते हैं, हमारी माँ जब रसोई में जाती है, हमारे लिए खाना पकाती है, वो हमारा महिला दिवस होता है। जब हम अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, अपने पति को टिफ़िन पैक करके देते हैं, वो मेरे पति के लिए वो महिला दिवस है। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए भारतवर्ष में हर दिन महिला दिवस है। मैंने जैसे आपको कहा था कि नारी के बिना नर नहीं और नर के बिना नारी नहीं, तो एक महिला दिवस मनाने का कोई मतलब नहीं है इसमें। बाकी ये है कि एक दिन डेडिकेट किया गया है तो उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो सेलिब्रेशन के लिए मुझे लगता है कभी रुकना नहीं चाहिए। सेलिब्रेशन भी हो, लेकिन बहस लगातार होनी चाहिए, बातचीत लगातार होनी चाहिए, मुद्दों पर बात लगातार होनी चाहिए। यही सवाल आपसे नंदिनी, एक दिन की औपचारिकता जो लोग करते हैं, जैसे हिंदी दिवस पे औपचारिकता होती है, भाषा पे लगातार काम होना चाहिए, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो लोग औपचारिकता करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? औपचारिकता तो नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कुछ करना है तो हृदय से करिए। अगर सच में आपको महिलाओं के लिए कुछ करना है तो हृदय से करिए। हाँ, मुस्कान जी की ये भी बात सही है कि कोई महिला जो है किसी एक दिवस की मोहताज नहीं है, लेकिन चलिए कम से कम इसी बहाने आप अपने स्टूडियो में बुला के ये इंटरव्यू तो ले रहे हैं। ऐसे कई कार्यक्रम इसी दिवस के बहाने होते हैं। हम कहते हैं एक हफ्ते पहले से लेके एक हफ्ते बाद, 8 मार्च के एक हफ्ते पहले से लेके एक हफ्ते बाद तक लोगों के जहन में ये तो रहता है कि महिला दिवस कुछ है। और मैं एक बात और महिलाओं को कहना चाहूँगी कि स्वाभिमान, घमंड मत रखिए, लेकिन अपने स्वाभिमान को तो जिंदा रखिए।
आप किसी भी क्षेत्र में हो, हम चलो कवित्रियाँ हैं, हम साहित्यिक लोग हैं, आप फैशन के क्षेत्र में हैं, आप ट्यूशन पढ़ा रही हैं, आप कोई भी चीज़ कर रही हो, तो आप जो एक पुरुष के प्रति आपका ईगो मत रखिए, लेकिन एक स्वाभिमान जो एक महिला होने का है, जो हाड़ा रानी का स्वाभिमान था, जो पद्मा रानी का स्वाभिमान था, जो सीता जी का स्वाभिमान था, जो राधा जी का स्वाभिमान था, हम उस वंशज के हैं, हम उस खून के हैं, हम उस धरती के हैं, उस स्वाभिमान को अपने अंदर बरकरार रखिए। और जाते जाते एक गीत की 4 पंक्तियाँ सुनाती जाती हूँ, एक महिला की तरफ से सारे पुरुष समाज को ये पंक्तियाँ देती हूँ कि मन आंगन की रंगोली में चटक रंग तुमको भरने हैं, यह अनुग्रह स्वीकार करो तो स्वागत है मेरे जीवन में, यह अनुग्रह स्वीकार करो तो स्वागत है मेरे जीवन में। और ये ना हो कि इस रिश्ते में एक तरफा आंसू छलके, दोनों पक्ष करे त्रुटियां तो दोनों सहभागी फलके, और सच पर सोच विचार करो तो स्वागत है मेरे जीवन में, सच पर सोच विचार करो तो स्वागत है मेरे जीवन में, यह अनुबंध स्वीकार करो तो स्वागत है मेरे जीवन में। हम महिलाएं कभी कभी प्रेम में पड़ के इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो मार, गाली, घर में कैद, अपने माँ बाप को छोड़ना, अपने लाइफ को छोड़ना। आप उससे प्रेम करिए ना, मैं सब त्याग दूंगी आपके लिए। नौकरी कौन सी चीज़ है भाई, मैंने भी त्यागी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक पे प्रोफेसर थी, मैंने त्याग दिया। आप प्रेम करिए ना हमसे, आप ज़बरदस्ती हमसे कुछ नहीं करवाएंगे। तो महिला दिवस पे ये रेजोल्यूशन तो लेना होगा कि सामने वाला पुरुष, वो आपका बाप हो, भाई हो, पति हो, सहचर हो, वो ज़बरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करवा सकता। आपका सम्मान अपना रखिए, गर्व, उसको घमंड मत दिखिए, लेकिन महिलाओं अपने आत्मसम्मान को तो पहचानो भाई, तुम किस वंशज की हो, इस बात को पहचानो। और बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी आपका। और मुस्कान, आप भी अपने किसी मुक्तक से अगर कार्यक्रम के आखिरी में पढ़ना चाहें तो स्वागत है। मैं बिल्कुल अभी जैसे बात की कि स्वाभिमान होना बहुत ज़रूरी है, घमंड होना ज़रूरी नहीं है, स्वाभिमान होना ज़रूरी है। आपके स्वाभिमान से किसी को ठेस ना पहुँचे, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं महिला हूँ, लेकिन मैं एक बात भी कहना चाहती हूँ कि आजकल महिला सशक्त है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि सशक्त होते ही महिला का रूप अलग हो जाता है। मुझे लगता है कि आज बेटा और बेटी को सब कुछ सिखाया जाता है। पहले बेटियों को सिखाया जाता था, बेटों को नहीं सिखाया जाता था, लेकिन आज बेटों और बेटियों दोनों को सिखाया जाता है। बेटे को भी वैसे ही प्रॉपर तैयार किया जाता है कि क्योंकि तुम्हारी पत्नी कमाने के लिए आएगी और तुम्हें भी उसका वैसे साथ देना है। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे आपका ये गीत है, बहुत खूबसूरत है, कि दोनों अगर साथ देंगे तभी वो संभव हो पाएगा। एक अंतिम छंद देकर मैं स्वीकृति चाहती हूँ, विदाई चाहती हूँ। देखिएगा, कहती हूँ, महिलाओं पर ही है कि संबले अड़िग धैर्य शौर्य का कवच बांध, संबले अड़िग धैर्य शौर्य का कवच बांध, मुश्किलों के मुंड को मरोड़ देती बेटियां, देहरी की ज्योति का प्रकाश पुंज तेजवान, सूर्य का गुमान भी ये तोड़ देती बेटियां, जान की स्वरूप धारी पतिव्रत पालन को, जान की स्वरूप धारी पतिव्रत पालन को, महलों के ऐश्वर्य छोड़ देती बेटियां, अस्मिता पे आए आँच तो समूचा ही ब्रह्मांड अपने, अस्मिता पे आए आँच तो समूचा ही ब्रह्मांड अपने प्रताप से झंझोड़ देती बेटियां, अपने ही प्रताप से झंझोड़ देती बेटियां। वाह, दोनों ही कवित्रियों से बहुत अच्छी बातचीत हुई। दोनों हमारी पुरानी मित्र हैं, इन दोनों का लेखन मुझे बहुत पसंद है, अक्सर मैं दोनों को पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। लेकिन कार्यक्रम ख़त्म करने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है। मैं राहत इंदौरी साहब के 4 मिसरे मेरे जहन में आ रहे हैं कि इससे पहले कि हवा थरथराने लग जाए, उससे पहले मेरी खाक ठिकाने लग जाए, अब साल भर ईद का रास्ता नहीं देखा जाता, वो मुझसे गले किसी और बहाने लग जाए। एक दिन अगर तय किया जाए महिला सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर, वो ठीक है, कार्यक्रम हो, गोष्ठियाँ हों, सम्मेलन हो, बातचीत हो, अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है, ये ऐसा मामला है जिन पर लगातार चर्चा होती रहनी चाहिए, लगातार बात होनी चाहिए, लगातार चिंताएं होनी चाहिए। और जब तक महिलाएं मौजूदा स्थिति से और बेहतर ना हों, पुरुषों से कहीं आगे ना खड़ी हों, तब तक इस काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।